हेलो स्कॉलर्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लास। लास्ट क्लास में हमने नाइट्रिक एसिड के सारे रिएक्शंस देखे थे। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं, आईआईटी एडवांस या फिर बेट सेट या जेई मेंस, इवन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लास्ट में हमने फॉस्फोरस के बारे में थोड़ी स्टडी की थी, वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, और उसका प्रिपरेशन देखा था। हमने क्या देखा था कि वाइट फॉस्फोरस सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है ना भाई। रीज़न बताया था मैंने, एंगल स्ट्रेन। और ये भी देखा था कि वाइट फॉस्फोरस को मैंने अगर 573 केल्विन पे हीट किया इनर्ट एटमॉस्फेयर पे, तो ये हमें रेड फॉस्फोरस दे रहा था। ठीक है। और इस रेड फॉस्फोरस को अगर मैंने 803 केल्विन पे हीट किया और सील्ड ट्यूब ले लिया, तो ये अल्फ़ा ब्लैक फॉस्फोरस दे रहा था। एक और रिएक्शन मैंने लिखाई थी आपको कि अगर वाइट फॉस्फोरस ही ले रहे हैं और 473 केल्विन पे हीट कर रहे हैं हाई प्रेशर पे, तो बीटा ब्लैक फॉस्फोरस बन रहा था। ये रिएक्शन मैं कल लिखवाया था आपको। अब यहाँ पे डाउट होता है कि सर याद कैसे करें। तो आप देखो, वाइट से रेड तो क्लियर हो गया, वाइट से रेड पे जा ही रहे हैं हम डायरेक्ट। वाइट से रेड बन रहा है, रेड एक ही बार बन रहा है, वाइट से बन रहा है। अब रेड से ब्लैक भी बनता है और वाइट से भी ब्लैक बन रहा है। देख रहे हो, रेड से भी ब्लैक बन रहा है और वाइट से भी ब्लैक बन रहा है। तो सबको वाइट बीबी चाहिए होती है, वैसे ये गलत है। ठीक है, रंग का भेदभाव नहीं करना चाहिए, लेकिन निमोनिक से याद है कि सबको वाइट बीबी चाहिए, वाइट बीबी। अगर वाइट फॉस्फोरस ले रहे हैं तो बीटा ब्लैक फॉस्फोरस बनेगा। क्लियर। रेड फॉस्फोरस ले रहे हैं तो अल्फ़ा ब्लैक फॉस्फोरस बनेगा। ये क्लियर हो गया। देखिए, वाइट फॉस्फोरस से भी ब्लैक फॉस्फोरस बन रहा है, रेड फॉस्फोरस से भी ब्लैक फॉस्फोरस बन रहा है। लेकिन दिक्कत ये आती है कि किस में अल्फ़ा बन रहा है, किस में बीटा बन रहा है। तो वाइट वाला बीबी और रेड वाला अल्फ़ा। क्लियर हो गया। ये आप याद रखोगे कि वाइट वाला बीबी देता है तो रेड वाला अपने आप क्लियर हो जाएगा आपको। एक चीज़ और, टेम्परेचर का देख लेना आप कि जब रेड वाला ले रहा है तो ऑलरेडी वो टेम्परेचर लेकर बना हुआ है, तो उसमें हायर टेम्परेचर लग रहा है, ऐसे याद कर लेना। और ये कम टेम्परेचर पे अपना काम कर दे रहा है। क्लियर, इसको नोट डाउन करिए। और हमने बात की थी कि जो वाइट फॉस्फोरस होता है, वाइट फॉस्फोरस ये वाटर में इनसॉल्युबल है, वाटर में इनसॉल्युबल था। बट जब कार्बन डाइसल्फाइड ले रहे हैं तो ये सॉल्युबल हो रहा है। और रेड और ब्लैक ये दोनों में इनसॉल्युबल है। तो सॉल्युबिलिटी तो आपको मालूम ही होगा, सॉल्युबिलिटी कैसे हम निकालते हैं। तो अगर ज़्यादा रिएक्टिव है तो सॉल्युबल हो जाएगा, अगर स्टेबल है तो नहीं होगा। सिंपल समझो कि वाइट फॉस्फोरस है, एंगल स्ट्रेन होने की वजह से ये टूटता है। और अगर बॉन्ड टूटेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। ये बॉन्ड अगर तोड़ रहे हैं हम तो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा है तभी तो ये रिएक्ट कर पा रहा है। समझ में आ रहा है। तो ऐसे आप याद कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉन फ्री है, रिएक्ट कर पा रहा है, इसलिए ये CH2 में सॉल्युबल होगा। और ये स्टेबल है तो ये इनसॉल्युबल होंगे। क्लियर। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस या फिर वाइट फॉस्फोरस, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो तीनों का sp3 ही आता है। ठीक है। भले ही ब्लैक फॉस्फोरस का मैंने आपको बताया था कि ये ग्रेफाइट टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है, लेकिन इसका हाइब्रिडाइजेशन अभी भी sp3 ही रहता है। ये देखो आप 1 2 और ये नेक्स्ट वाले के साथ भी बनाएगा। समझ में आ रहा है। जैसे इसको देख लेते हैं, एक 1 2 और 3, ये तो हो गया इसके बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। तो अभी भी sp3 है, तो तीनों में sp3 आता है, ये याद रखना आप। क्लियर। याद रखना आप। कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस की बात करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं फॉस्फीन।
PH3 फॉस्फिन, अमोनिया का भाई, बॉन्ड एंगल कितना होता है बताइए? हाइब्रिडाइजेशन sp3, बॉन्ड एंगल कितना होता है? 94 डिग्री के आसपास। ड्रैकोस रूल फॉलो करता है ना? क्लियर, समझ में आया? तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रिपरेशन। तो कोई भी फॉस्फाइड ले लीजिए और उसका हाइड्रोलिसिस करा दीजिए। फॉस्फाइड ले लिया और उसका हाइड्रोलिसिस करा दिया, तो ये हमें दे देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस PH3 गैस। एक और तरीका है कि फॉस्फाइड ही लिया, बेसिक इन नेचर है, एसिड मिला दिया HCl, तो ये हमें दे देता है CaCl2 प्लस फॉस्फिन गैस रिलीज होती है। अब देखो, फॉस्फिन गैस अगर प्योर रहे, अगर प्योर होती है फॉस्फिन गैस, तो वो नॉन इन्फ्लेमेबल होती है, मतलब जलती नहीं है। अगर प्योर रहे तो नॉन इन्फ्लेमेबल, जलती नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो PH3 मिला फॉस्फिन, ये जल जाता है। इसका रीज़न क्या है? इस फॉस्फिन में P2H4 और P4 वेपर्स के कुछ इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट रहते हैं और यही जलते हैं, इसकी वजह से ये जो मिक्सचर है ये इनफ्लेमेबल हो जाता है। प्योर PH3 निकालने के लिए हमने क्या किया, इस मिक्सचर को HI के साथ रिएक्ट करा दिया, तो ये PH3 HI के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा फॉस्फोनियम आयोडाइड। बात समझ में आ रही है? अगर ये फॉस्फोनियम आयोडाइड बनाया तो इसके बाद आप इसको आप किसी बेस में डाल दो, तो ये बेस क्या करेगा? Ki बना लेगा, बोलो, प्लस वाटर बना लेगा और PH3। तो यहाँ जो PH3 मिला, तो ये केवल PH3 रिएक्ट किया इस मिक्सचर से, तो ये PH3 जो रहता है ये प्योर रहता है। समझ में आया? इसको नोट डाउन करिए। तीसरा तरीका देखते हैं, P4 का रिएक्शन कंसनट्रेटेड NaOH के साथ। तो ये क्या देगा आपका? PH3 प्लस सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। ये पिछली क्लास में मैंने बताया था कि बहुत इम्पोर्टेंट है, बार बार आता है, ठीक है। P4 यहाँ पे 0 पे है, ये -3 पे है और ये +1 पे है। प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो पहला, हाईली पॉइजनस गैस, स्मेल rotten fish like स्मेल, एक और ऐसा ही स्मेल आता है रॉटन एग लाइक स्मेल, वो आता है H2S का, हाइड्रोजन सल्फाइड का। और ये आप लैब में देखोगे, जब आप 12th का प्रैक्टिकल करोगे तो यहाँ पे ये देखोगे रॉटन एग लाइक स्मेल। सॉल्युबल इन वाटर, दूसरा, अगर PH3 को हीट करेंगे तो ये हमें P4 प्लस H2 गैस देती है। समझ में आया? P4 प्लस H2 गैस देता है। अगर मैंने कॉपर सल्फेट लिया या फिर मर्क्यूरिक क्लोराइड और इनका PH3 के साथ रिएक्शन कराया, तो PH3 एब्जॉर्ब करता है इसको और बनाता है कॉपर फॉस्फाइड
कॉपर फॉस्फाइड बनाता है, और यहाँ पे भी सेम होगा, फॉस्फाइड बनाएगा और HCl। ये अनस्टेबल होता है और ये ब्रेक हो जाता है कॉपर में, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कॉपर के एस्टिमेशन में इसका यूज करते हैं। ये स्पेशल रिएक्शन है, अभी तक पूछा नहीं गया है। फॉस्फीन पे ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा हुआ है आईआईटी ने। आईआईटी जनरली अमोनिया को टच करता है, तो चांसेस ज़्यादा हैं इसके आने के, ठीक है। तो ये रिएक्शंस आप याद रखना। चौथा देखते हैं, PH3 इज ब्रदर ऑफ NH3। तो अमोनिया भी आपका बेसिक नेचर का होता है, तो ये भी बेसिक नेचर का ही होगा, ठीक है, लोन पेयर है। तो ये एसिड के साथ रिएक्शन करेगा और फॉस्फोनियम कंपाउंड्स देता है, फॉस्फोनियम कंपाउंड्स देता है। क्लियर, इसको लिखिए। नेक्स्ट बात आती है यूजेज ऑफ PH3। बहुत इंपॉर्टेंट यूज है इसका होल्मेस सिग्नल में। होल्मेस सिग्नल होता क्या है ये समझते हैं। तो जैसे अगर समुंदर में आप जा रहे हैं और मिड समुंदर में आप खड़े हैं और कोई ट्रेजेडी होती है आपके शिप के साथ, तो आप क्या करोगे? जो समुंदर के किनारे वाले लोग हैं उनको कैसे सिग्नल भेजोगे, या आसपास का कोई शिप है उनको कैसे सिग्नल भेजोगे? बहुत दूर दूर रहते हैं, कोई कनेक्शन तो होता नहीं है, नेटवर्क भी नहीं रहता है। हर शिप में एक ऐसा बॉक्स रहता है और इस बॉक्स में कैल्शियम फॉस्फाइड और कैल्शियम कार्बाइड होता है, और ये परफोरेटेड रहता है, मतलब नीचे से थोड़ा थोड़ा छेद रहेगा और ऊपर में थोड़ा सा होल बना रहता है, ठीक है। जब भी ऐसी ट्रेजेडी वाली सिचुएशन आती है, कुछ गड़बड़ हो गया, शिप डूबने लगी, तो इस बॉक्स को वो पानी में फेंक देते हैं। पानी में फेंक दिया, अब आपको तो बहुत अच्छे से मालूम है कि कैल्शियम फॉस्फाइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, फॉस्फीन देगा। इसके अलावा कैल्शियम कार्बाइड ये भी वाटर में रिएक्शन करेगा, बताइए क्या देगा? एसिटिलीन, ठीक है। तो याद रखना, अगर फॉस्फाइड वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो फॉस्फीन देता है, कार्बाइड वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोकार्बन देता है, और नाइट्राइड अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है? अमोनिया। नाइट्राइड NH3 देता है, फॉस्फाइड PH3 देता है, और कार्बाइड अलग अलग होते हैं, CH4 भी दे सकता है, C2H2 भी दे सकता है, वो हमने देखा हुआ है, ठीक है। समझ में आया? तो ये जो फॉस्फीन होती है ये जलने लगता है, ये जलने लगता है। तो समुंदर के किनारे जो लोग होते हैं वो देख पाते हैं आकाश में कुछ जलता हुआ गैस निकल रहा है, काफ़ी डेंस फ्यूम रहता है, तो ये जलता जलता ऊपर जाता है, तो लोगों को दिखाई देता है अच्छा वहाँ पे कोई ट्रेजेडी हुई है। और ये सिंस सिग्नल है, जैसे होता है ना कि आप रोड पे जा रहे हैं तो सिग्नल से कि रेड ग्रीन येलो, वैसे ये भी सिग्नल है। समुंदर में अगर कुछ लाल निकल रहा है ऊपर, मतलब कि खतरे की घंटे बज चुकी है, कुछ ना कुछ घटना हुई है, तो यहाँ से रेस्क्यू करने के लिए लोग जाते हैं, या फिर आसपास में कोई और शिप होगा तो वो इसको रेस्क्यू करने के लिए आ जाता है। बात समझ में आई? इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट है हैलाइड्स ऑफ फॉस्फोरस। तो +3 और +5, क्लोराइड -1, क्लोराइड -1, ये बनाएगा अभी तो क्या बनाएगा? PCl3 और PCl5। समझ में आ रहा है बात? पहला देखते हैं PCl3। sp3
ठीक है, प्रिपरेशन देखते हैं। तो फॉस्फोरस का रिएक्शन जब क्लोरीन के साथ कराते हैं तो हमें PCl3 मिल जाता है। सिंपल है, पहला रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन, फॉस्फोरस का रिएक्शन जब थायोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो हमें PCl3 मिलता है, प्लस H2Cl2 मिलता है, प्लस SO2 गैस मिलती है। बात समझ में आई? बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिएक्शन मैं यहाँ लिखा रहा हूँ वो इम्पॉर्टेंट है, आगे भी आएगा, दोबारा से देख लेंगे। तो P4 प्लस SO2Cl2, ये था आपका थायोनिल क्लोराइड। ऑर्गेनिक में भी पढ़े होगे आप। और ये है सल्फ्यूरिल क्लोराइड। तो जब इसके साथ रिएक्शन होता है तो PCl5 बनता है और SO2 गैस रिलीज होती है। ठीक है, अब देखो याद करने का तरीका, इसमें एक ऑक्सीजन है तो छोटा वाला बना है, इसमें 2 ऑक्सीजन है तो बड़ा वाला बना है, कम ऑक्सीजन है तो कम वाला बना है, ज़्यादा ऑक्सीजन है ज़्यादा वाला बना है। समझ में आया? ये 2014 में पूछा था IIT एडवांस ने। ठीक है, तो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूँ आपको, IIT क्या रिएक्शन पूछेगा किसी को नहीं मालूम है। तो जितने रिएक्शन मैक्सिमम हो सके उतने हमें याद करने हैं, अलग अलग तरीके से याद करें, निमोनिक्स बना के याद करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी इसका यूज करते हैं। जैसे ये एसिड है तो ये बना लेगा एसिल क्लोराइड, वैसे ही अगर कोई अल्कोहल है तो इसका भी क्लोरीनेशन हो जाता है, OH रिमूव करता है तो ये अल्किल हैलाइड बना लेता है। ठीक है, ये रिएक्शन आपने पढ़ा होगा। अगला देखते हैं PCl5। ज्योमेट्री मालूम ही होगा आपको, बोलो भाई, बताना है क्या? ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, हाइब्रिडाइजेशन, sp3d। एक्सेल वाला बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ तो A इज ग्रेटर देन B। और रीजन भी आपको मालूम ही होगा कि यहाँ P कैरेक्टर ज़्यादा होता है A में, S कैरेक्टर कम होता है, और यहाँ पे S कैरेक्टर ज़्यादा होता है। प्रिपरेशन देखते हैं। सिंपल प्रिपरेशन है, 10Cl2 PCl5। दूसरा तरीका भी जस्ट बताया था आपको, P4 का रिएक्शन करा दो आप बड़े वाले से, SO2Cl2 से, नॉट SOCl2 से, तो ये आपका बना देगा PCl5 प्लस SO2। क्लियर? प्रॉपर्टीज ऑफ PCl5 देखते हैं। तो पहला PCl5 का हमने हाइड्रोलिसिस कराया, तो अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये देगा H3PO4। बोलो भाई, बात समझ में आ रही है क्या? देखो आप यहाँ पे +5 में है तो हाइड्रोलिसिस में तो सेम ही रहना चाहिए, +5 में है। ठीक है, PCl5 का अगर हमने पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराया तो ये POCl3 देता है प्लस 2 मोल ऑफ HCl देगा। लेकिन हमें अगर कंप्लीट कराना है तो यहाँ पे हमने टोटल Cl बॉन्ड कितने थे? 5, तो 5 OH चाहिए, तो 5 OH के लिए 5 मोल चाहिए होता है। कंप्लीट रिएक्शन यहाँ से होती है, 5 मोल H2O ले लो आपको, तो यहाँ से मिलेगा H3PO4 प्लस 5 HCl। ये कंप्लीट रिएक्शन होता है, ये पार्शियल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है,
दूसरा देखते हैं, PCl5 गैस में रहता है, तो अगर हीट करेंगे तो PCl3 प्लस Cl2 में टूटता है। तीसरा देखते हैं, PCl5 सॉलिड फॉर्म में भी पाया जाता है, ये तो आपने पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में, तो ये सॉलिड फॉर्म में होता है। तो ये PCl4 प्लस के केटायन में रहता है और PCl6 माइनस के एनायन में रहता है। समझ में आ रहा है? और PCl5 का यूज हम क्लोरो डेरिवेटिव बनाने में कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। अभी जस्ट बताया था मैंने आपको, जैसे एसिड है तो एसिल क्लोराइड में चला जाएगा, बोलो वहाँ भी यहाँ से क्लोरीन दे सकता है ना। उसी तरीके से अगर एल्कोहल है तो एल्किल हैलाइड में चला जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट बात आती है ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉस्फोरस का और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीजन का -2, ऑक्सीजन का -2, तो ये P2O3 और ये P2O5 अनस्टेबल होता है, डाइमराइज कर जाता है, तो ये देगा आपको P4O6 और ये देगा P4O10। ठीक है, समझ में आ रही है बात? P4O6 देखते हैं P4O6 स्ट्रक्चर देखते हैं। सबके बीच में एक एक O डाल दो आप। क्लियर? 2 O बचा। ये हो गया, ये केज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। हाइब्रिडाइजेशन sp3। टोटल लोन पेयर्स बताइए 16। ऑक्सीजन पे 2 है, हर ऑक्सीजन पे 2 है, तो 6 ऑक्सीजन, तो 6 × 2 तो 12। और इस पे भी तो है, फॉस्फोरस पे भी है, तो 4 फॉस्फोरस, तो 4 आगे 16। बात समझ में आई? प्रिपरेशन P4 का 3O2 के साथ रिएक्शन P4O6 दे देगा। प्रॉपर्टीज पहला, अगर P4O6 का हमने रिएक्शन कराया वाटर के साथ, बेसिकली हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं कोल्ड, तो ये इसका करेस्पॉन्डिंग एसिड दे देगा। तो राइट नाउ ये +3 पे है, तो +3 वाला दे देगा। तो ये होता क्या है, H3PO3 फॉस्फोरस एसिड। बात समझ में आई? तो P4O6 को हम फॉस्फोरस एसिड का एनहाइड्राइड भी बोल सकते हैं ना। दूसरी बात, P4O6 का अगर हमने रिएक्शन कराया वाटर के साथ एंड वाटर कोल्ड है, भाई ध्यान देना यही से क्वेश्चन फंसता है। तो अगर कोल्ड है तो ये बनाता है आपका PH3 प्लस H3PO4। ठीक है, P4O6 ने अगर छोड़ दिया तो ये एयर से ऑक्सीडाइज करके P4O10 में कन्वर्ट हो जाता है। लिखिए इसको। नेक्स्ट है P4O10 स्ट्रक्चर, सेम इसके भाई जैसा। समझ में आई बात? अब यहाँ पे लोन पेयर काउंट करो आप, तो टोटल लोन पेयर कितने हो जाएंगे देखो। फिर से 2 2 मिलेंगे यहाँ पे। और इस ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर है बताओ? टोटल इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे। 6 इलेक्ट्रॉन में 2 ने बॉन्डिंग कर लिया, तो अभी भी इसके पास 2 लोन पेयर खाली पड़े हैं। बोलो भाई बात समझ में आ रही है क्या? 2 इलेक्ट्रॉन 4 और 2 इसके वाले ये जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किए। समझ में आया?
तो टोटल अंदर वाले 6 और ये बाकी बाहर वाले 4, तो टोटल हमारे हो गया ऑक्सीजन 10, और हर ऑक्सीजन कितना दे रहा है 2, तो 20 लोन पेयर। बात समझ में आई? हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन बताओ आप। सो गए? अरे बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। अब एक चीज़ और है, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होती है। बैक बॉन्डिंग की कंडीशन क्या होती है कि एक लेने वाला हो और एक देने वाला हो। समझ में आ रहा है? तो फॉस्फोरस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, फॉस्फोरस के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो बैक बॉन्डिंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पे डी पाई पी पाई बैक बॉन्ड है। टोटल कितने हैं? 4, 1 2 3 4। क्लियर है? प्रिपरेशन ये तो आसानी से कर लोगे सर, आपने तो तरीका ही बता दिया। तो ये P4O10, ठीक है। प्रॉपर्टीज, हाइड्रोलिसिस कराओ। अब तो आप हाइड्रोलिसिस कराने में एक्सपर्ट हो गए होगे। ऑक्सीडेशन नंबर 5 वाला एसिड बना लेगा। अब ये बना लिया फॉस्फोरिक एसिड। तो जो फॉस्फोरिक एसिड है, अब समझना, यहाँ एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अगर इस एसिड से मैंने एक वाटर मॉलिक्यूल निकाला, तो जो हमें मिलता है स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं मेटा फॉस्फोरिक एसिड। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने अगर फॉस्फोरिक एसिड से अगर एक वाटर मॉलिक्यूल निकाला, तो ये जो मिलेगा इसको बोलते हैं मेटा फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। और इसको बोलेंगे ऑर्थो। समझ में आया? तो ऑर्थो से एक वाटर मॉलिक्यूल निकालते हैं तो मेटा मिलता है। जैसे देखो H3BO3, इसको बोलते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड। एक वाटर निकालो HbO2, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? ये था ऑर्थोबोरिक एसिड। बात समझ में आ रही है भाई? ऑर्थोबोरिक एसिड, ये क्या मिल गया? मेटा बोरिक एसिड। H हटा दो तो मेटा बोरेट आयन, मेटा बोरिक एसिड। H हटा दो तो ये मिल जाएगा मेटा बोरेट आयन। और यहाँ से आप Na पॉजिटिव ऐड कर दो तो NaBO2। तो ये आपने देखा होगा, ये सोडियम मेटाबोरेट। अब मैंने आपको बताया था कि P4O10 जो होता है बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है ना। नेक्स्ट मैंने बोला था आपको कि P4O10 बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो ये अगर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो इसका पानी खींचेगा। बोलो भाई, पानी खींचेगा ना? पानी खींचेगा तो ये बना लेगा एनहाइड्राइड नाइट्रिक एसिड का N2O5। बोलो, बात समझ में आ रही है? N2O5 बना लिया और साथ में HPO3। HPO3 क्या है? मेटा फॉस्फोरिक एसिड। यहीं से निकला है, इसमें से -H2O करिए आप, तो HPO3, ठीक है। तो ये एनहाइड्राइड बना लिया और HPO3। तीसरा एग्जांपल देखते हैं, P4O10 प्लस H2SO4। फिर इसमें भी पानी खींचेगा, तो अगर पानी खींचेगा तो इसका भी एनहाइड्राइड बनाएगा। आप ये देखो कि हमें H2SO4 मिलेगा कैसे। अगर हम पानी डालते हैं तो 2H है, तो अगर हम H3 में H2O ऐड करें तो H2SO4 मिल जाएगा, मतलब SO3 इसका एनहाइड्राइड है। तो P4O10 क्या करेगा? इसका SO3 में कन्वर्ट करेगा, ठीक। और यहाँ पे अपना HPO3 जो कि हाइड्रोलिसिस करने के बाद H3PO4 में जाएगा। यहाँ भी ऐसे ही सोचो कि इसमें हमने वाटर ऐड किया, N2O5 में वाटर ऐड किया, तो ये क्या मिल गया हमें? H2 N2O6, HNO3 तो है, तो ये एनहाइड्राइड हो गया। तो यहाँ पे देखो हो क्या रहा है,
नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड, ये एसिड है, इनका H+ खींच ले रहा है, तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ये रिएक्शन IIT पूछ चुकी है, 2016 में पूछा था, ठीक है। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करो। ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, देख के डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है। पहला है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ऑक्सीडेशन नंबर से देखेंगे अपन, इसको फॉस्फेनिक एसिड भी बोलते हैं। उसके बाद ऑर्थो है, फॉस्फोनिक, पायरो देख लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम कैसे पता करें, ठीक है। तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड, तो अभी टेंशन नहीं लो, अगर हाइपो आ गया तो उसके बाद देखो फॉस्फोरस एसिड है, तो फॉस्फोरस एसिड लेस ऑक्सीडेशन नंबर वाला होता है, जैसे सल्फ्यूरस एसिड H2SO3+4 वाला, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4+6 वाला, तो लेस वाले को हम बोलते हैं अस एसिड। तो यहाँ से अगर देखो, तो अगर ये हाइपोफॉस्फोरस एसिड है तो हम पहले फॉस्फोरस एसिड पता करते हैं, तो हाईएस्ट वाले को बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड, तो ये H3PO4 होता है। तो इससे कम वाले को बोलेंगे हम अस एसिड H3PO3। बात समझ में आई। अब इस H3PO3 से हमने एक ऑक्सीजन रिमूव किया, तो अगर एक ऑक्सीजन रिमूव करते हैं तो जो मिलता है इसको बोलते हैं हाइपो। तो अगर एक ऑक्सीजन रिमूव किया तो क्या मिल गया, H3PO2 मिल गया। H3PO2 देखो मैच कर गया, ये भी समझ में आ गया। तो अगर ये ऑर्थो है तो इसमें से वाटर निकालेंगे तो इसका मेटा मिल जाएगा, समझ में आया। तो मेटा फॉस्फोरस एसिड पूछे तो ये भी कर लेना आप, फॉस्फोरस एसिड समझ में आया। अब पायरो की बात करते हैं, ये आपका हो गया हाइपो का कंडीशन, एक ऑक्सीजन निकाला, 2 मोल लेते हैं जिसका भी रहे और एक वाटर निकाल देते हैं। तो जैसे यहाँ पे अगर फॉस्फोरस एसिड है तो 2 मोल ऑफ फॉस्फोरस एसिड लेंगे और वाटर निकाल लेंगे। तो देखते हैं H3PO3 का 2 मोल्स माइनस H2O, तो ये आपका 6 है, तो H4P2O5। ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आएगा नहीं, तो अभी भी देखो है कितने पे, +3 पे ही है। तो अब देखो हमने फॉस्फोरस एसिड लिया और उसका वाटर निकाला है 2 मोल लेकर, तो ये बनाएगा पायरोफॉस्फोरस एसिड। सिमिलरली ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर वाला +5, ठीक है, +5। और अगर पायरो बनाना है तो 2 मोल लिया और वाटर निकाल लिया, 2 मोल ले लीजिए इसका, तो ये आपका 2 मोल लेंगे तो हो जाएगा H6P2O8, वाटर निकालिए तो ये मिल जाएगा आपको। मेटा बता ही दिया कि इसमें से एक वाटर निकाल दो, ऑर्थो में से एक वाटर निकालो। फॉस्फोरिक एसिड है तो यहाँ से हमने क्या किया, एक वाटर निकल गया तो ये मिल गया। अब ये जो मिलता है ना, ये 2 फॉर्म में मिलता है, या तो साइक्लिक में मिलता है, NCERT में यही दिया हुआ है, या फिर पॉलीमर फॉर्म में मिलेगा। समझ में आया। तो NCERT में दिया हुआ है साइक्लिक और पॉलीमरिक, तो साइक्लिक मेटा फॉस्फोरिक एसिड या फिर पॉलीमरिक मेटा फॉस्फोरिक एसिड। स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सबसे पहले देखो स्ट्रक्चर देखने का बेसिक तरीका, फॉस्फोरस 15th ग्रुप का है, ठीक है, 15th ग्रुप का है, तो 5 बॉन्ड बनाना कंपलसरी, 5 बॉन्ड बनाने की कोशिश करना, ठीक है, अगर बन जाए तो बेटर है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो सबसे पहले तो हमने एक ऑक्सीजन को उसका ऑक्टेट कंप्लीट करा दिया, समझ में आया। अब यहाँ पे बचा क्या, OH और 3H बचा है और एक O बच। तो अगर मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा दिया, समझना, अगर डबल बॉन्ड O लगा दिया तो बाकी हमें 3H ऐसा कुछ लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है। तो देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 बॉन्ड नहीं होगा ना, 5 बॉन्ड बनाना है, तो ये स्ट्रक्चर गलत है। दूसरा और क्या सोच सकते थे कि हमने POH लगा दिया, OH लगा दिया, H लगा दिया, अब क्या हो गया हमारे पास 1 2 3 बॉन्ड, तो ये भी गड़बड़ है, तो ये दोनों स्ट्रक्चर नहीं होगा। तीसरा तरीका देखते हैं कि P को एक डबल बॉन्ड O दे दिया, एक को OH दे दिया, एक का H दे दिया, एक को H दे दिया। क्लियर। तो ये हमारा बन गया हाइपोफॉस्फोरस एसिड। और बताया था आपको कि अगर डायरेक्ट H जुड़ा होगा तो ये रेडिएशन नेचर का होगा, बताया था ना, ठीक।
अब ये हो गया। अब देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से एक H जुड़ा हुआ है, तो ये H रिलीज भी कर सकता है, तभी तो एसिड है भाई। तो H यहाँ से रिलीज करेगा, समझ में आया? तो एक यहाँ से H रिलीज कर रहा है, तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी? क्वेश्चन बनता है, तो बेसिसिटी इसकी 1 हो जाएगी। बात समझ में आई? अब देखते हैं फॉस्फोरस एसिड, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। P डबल बॉन्ड O, एक तो दे ही दो, बन जाता है, आप ट्राई करो। OH OH H, समझ में आया? 2 हाइड्रोजन दे सकता है, तो बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? 2। रिड्यूसिंग नेचर की बात करें तो इसकी ज़्यादा होगी, 2H है कनेक्टेड डायरेक्ट P से, यहाँ पे एक ही है। क्लियर? फॉस्फोरिक एसिड की बात कर लेते हैं, तो P डबल बॉन्ड O, OH OH एंड OH। क्लियर? अब देखते हैं पायरो। तो पायरो फॉस्फोरस एसिड बोला था 2 मॉलिक्यूल लेना है, तो लेते हैं P डबल बॉन्ड O, OH OH, और ये है आपका H, फिर OH, P डबल बॉन्ड O, H एंड OH। 2 मॉलिक्यूल ले लिया और वाटर रिमूव कराना है। तो वाटर रिमूव करा दो भाई। तो क्या मिल गया आपको यहाँ से? P डबल बॉन्ड O, H OH O, P डबल बॉन्ड O, H OH, ये मिल गया आपको। ठीक है, ये स्ट्रक्चर मिल गया, समझ में आ रहा है? ऐसे ये भी मिल जाएगा। अब यहाँ पे साइक्लिक जब बनाता है, तो अगर साइकिल बनाता है तो ये 3 का साइकिल बनाता है। ठीक है, एक यूनिट है, ये ट्राइमराइज करता है। तो साइक्लिक जब बनाएगा तो ट्राइमराइज करेगा, तो इसको बोलते हैं साइक्लो ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो देखो आप 3 बनाया, HPO3 का होल थ्राइस। ये बना लिया, 6 की रिंग बना ली, 3 ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है, और हमने 3 फॉस्फोरस ले लिया। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन ले लिया, 3 फॉस्फोरस। अब हमारे पास बचा क्या? 6 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन एंड 3 हाइड्रोजन। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें 3 OH दे देते हैं फॉस्फोरस को, और एक डबल बॉन्ड दे देते हैं। आसान है ना भाई? स्ट्रक्चर हमेशा याद रखना, फॉस्फोरस को 5 देने की कोशिश करना, ठीक है। अगर कम है तो लोन पेयर रहेगा, नहीं तो 5 देने की कोशिश करना। ये समझ में? P डबल बॉन्ड O जरूर रखना। क्लियर? अब अगर पॉलीमरिक फॉर्म में बनाना है तो कहीं एक से चैन तोड़ दो। समझ में आया? तो आप चैन तोड़े तो देखो यहाँ से मैं इसको लिख रहा हूँ, इस यूनिट को लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा P डबल बॉन्ड O, OH, ये O, फिर P OH डबल बॉन्ड O, फिर आगे बढ़े O, फिर P डबल बॉन्ड O, H, फिर ये O। समझ में आया? तो ये चेन बढ़ती जाती है, पॉलीमरिक फॉर्म है तो ये चेन बढ़ती जाती है। देखिए इसको, तो यहाँ पे अपना पूरा नाइट्रोजन फैमिली ख़त्म होता है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ट्रस्ट में एक एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आप ये सोच के मत जाना कि ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, इसको छोड़ के चले जाते हैं। सारे रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो NCERT में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, और बाकी आप क्वेश्चंस के थ्रू जाओ, और अगर कोई डाउट हो तो पूछो आप, ठीक है। जितना ज़्यादा पूछोगे उतना बेटर रहेगा। इनऑर्गेनिक में कोई गारंटी नहीं दे सकता कौन सा रिएक्शन आने वाला है, और लॉजिक बहुत कम लगता है, क्योंकि डेप्थ बहुत कम लोगों को मालूम होती है सब्जेक्ट की। तो ये मान के चलते हैं कि ये रटने वाला सब्जेक्ट है, तो इसकी वजह से बच्चे परेशान हो जाते हैं। जबकि आपने देखा होगा बहुत कम रिएक्शंस ऐसे हैं जिनको रटने की ज़रूरत है, बस थोड़ा ध्यान देना रहता है। स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट दोगे आप मॉलिक्यूल्स को, तो आपके साथ फ़ायदा करेंगे।
क्योंकि आपको वहाँ कोई लॉजिक नहीं लगाना रहता है, सीधे सीधे ये देखा, ये आंसर मार्क कर दिया। तो अगर आता है तो पूरा आता है, पूरे मार्क्स देकर जाएगा, टाइम कम लगेगा, और नहीं आता है तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो थोड़ा सब्जेक्ट के साथ प्यार करो। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीजन फैमिली। जैसे नाइट्रोजन फैमिली को फॉलो किया था, सेम वही करने वाले हैं। फैमिली की पहचान करेंगे, उसके बाद से उसके पीरियोडिक प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, और लास्ट में कुछ कंपाउंड्स जिनके बारे में हमें स्टडी करना है। चैल्कोजेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ओर फॉर्मिंग होते हैं, ओर फॉर्मिंग होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ओर्स बनाते हैं। हमने इतने ऑक्साइड ओर्स देखे, सल्फाइड ओर्स देखे। ठीक है, तो ऑक्सीजन फैमिली ग्रुप 16 चैल्कोजेंस। सबसे छोटा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का भाई सल्फर, उससे बड़ा भाई बताओ सिलेनियम, उससे बड़ा टेलोरियम, उससे बड़ा पोलोनियम। ये दोनों मेटलॉइड, ये है रेडियो एक्टिव, और ये दोनों नॉन मेटल्स। सेम कहानी शुरू होगी। सबसे पहले पहचान करते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, NH2 NP4, ऑक्सीजन NH2। अब आसान हो गई होंगी चीज़ें आपके लिए। सिमिलरली ये भी आगे भी होगा। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। अब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आने वाले हैं, जैसा नाइट्रोजन में आया था वैसे यहाँ पे नहीं आने वाला। पहला आयोनाइजेशन एनर्जी, डाउन द ग्रुप जाएंगे, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, बताओ क्या होगा? आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज, रीजन क्या है? सेम ही रहेगा, एज 1 एक्स्ट्रा शेल इज एडेड। आपको बताया था लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं चलती है, इस इलेक्ट्रॉन को ये अच्छे से बॉन्ड कर पाएगा, लेकिन अगर ये दूर रहे तो नहीं कर पाता है। तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं चलती, आसानी से इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा। ठीक है, एटॉमिक रेडियाई की बात कर लें। डाउन द ग्रुप जाने पे एटॉमिक रेडियाई बढ़ता है, एक्स्ट्रा सेल ऐड होता जा रहा है। ठीक है, तो सेम ही लिख लो, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेज। तीसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगा। मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं, तो डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं, तो डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, इंक्रीज। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें अगर नाइट्रोजन फैमिली की, तो बताओ क्या होगा? अप टू आर्सेनिक बढ़ता था फिर घटता था, याद रहना चाहिए। एक और चीज़, अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में पूछो आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा है, तो क्या बोलोगे आप? नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है, क्योंकि ये 2p3 होता है, ये 2p4 होता है। ये हाफ फील्ड स्टेबिलिटी, दैट्स वाई इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। अलॉन्ग द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड आपने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ा होगा, शुरुआत में पीरियोडिक टेबल का। अलॉन्ग द पीरियड जब जाते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ने लगता है। तो जैसे जैसे हम अलॉन्ग द पीरियड आगे बढ़ते हैं, जेड इफेक्टिव बढ़ने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ने लगती है। तो उसके अनुसार ये आना चाहिए। ठीक है, ये 8 है, ये 7 है, लेकिन यहाँ पे हाफ फील्ड स्टेबिलिटी होती है,
जिसकी वजह से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर मिलता है वो मोस्टली +2, +4 एंड +6 मिलता है। ठीक है, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, दैट्स वाई ये -2 शो करता है। और डाउन द ग्रुप जाने पे -2 शो करने की टेंडेंसी घटती जाती है। +4, +6 ये दोनों कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हैं हमारे ऑक्सीजन फैमिली के। ठीक है, इसके बाद बात आती है ऑक्साइड्स की। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, तो ये EO2 एंड EO3 टाइप का ऑक्साइड बनाता है। मैंने आपको बोला कि +4 और +6 मोस्ट कॉमन है। तो अगर ऑक्साइड एक ऑक्सीजन पे -2 है तो ये +4 वाला बनाता है, जैसे SO2, SeO2, TeO2, PeO2। ऐसे EO3 टाइप भी बना सकता है +6 वाला। तो ये बनाएगा आपको SO3, SeO3, TeO3। और डाउन द ग्रुप जाने पे हायर ऑक्सीडेशन वाले की स्टेबिलिटी घटती है ना, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको POO2 जल्दी नहीं मिलता है। इसके अलावा हमें POO में मिला, पोलोनियम ऑक्साइड भी मिला है डाइऑक्साइड के अलावा, +2 में मिला है ये। ठीक है, सल्फ़र भी मिला है +1 में। इवन हमें ये भी मिलता है, S8O भी मिलता है, TeO मिलता है। तो इसके बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली आप ये जानो कि ये EO2 और EO3 फॉर्म बनाता है। E मतलब एलिमेंट, बात समझ में आ रही है, इसको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट, रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो H2E टाइप का मॉलिक्यूल बनाता है, जैसे H2O, H2S, H2SC, H2TE। ठीक है, अब इसमें ट्रेंड्स देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट का। तो डाउन द ग्रुप जाने पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। H2O, H2S, H2SC, H2TE। समझ में आ रहा है? लेकिन मैंने आपको बताया था कि NOF मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, तो ये सबसे पीछे चला जाता है। ठीक है, तो अपना ट्रेंड क्या हुआ, H2S, H2SE, H2TE एंड H2O। क्लियर? मेल्टिंग पॉइंट फिर डाउन द ग्रुप जाने पे बढ़ेगा, बट यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगा वो काउंट में आएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो H2O होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। तो H2S, H2SE, H2TE एंड H2O। ठीक है, ड्यू टू H बॉन्डिंग, ड्यू टू H बॉन्डिंग। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की बात कर लें तो क्या होगा आपका H2O। ठीक है, 2P1S, फिर H2S, फिर H2SE, फिर H2TE। अब देखो आप यहाँ पे कोई चेंज आया याद करने का, कुछ भी नहीं। H2O दोनों में लास्ट में आ गया। लेकिन जब हमने नाइट्रोजन की बात की थी
तो नाइट्रोजन बॉइलिंग पॉइंट में तीसरे नंबर पे था, समझ में आ रहा है, और मेल्टिंग पॉइंट में चौथे नंबर पे था। B 2 + 1 3 पे चला गया था और मेल्टिंग पॉइंट पे चौथे नंबर पे चला गया था। तो यहाँ पे अपना ट्रेंड ES3 देन अमोनिया, ठीक है। उसके बाद से SbH3, यहाँ पे क्या था PH3 ASH3 SbH3 फिर अमोनिया, ठीक है। तो ये ट्रेंड फॉलो कर रहा था अपना, ये समझ में आया।